पार्ट 16 में आपने सुना था मनीषा ने अनाउंस किया था कि वह साहिल से शादी करने वाली है और विक्रम से उसका तलाक हो चुका है। अब आगे मनीषा के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद विक्रम के हालात तो देखने लायक नहीं थे। लगातार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इधर मनीषा जैसे अनाउंस करती है उसकी शादी साहिल से होने वाली है करके, तब मनीषा के सारे दोस्त उसे ग्रीट करते हैं। मनीषा की सहेली सपना तो कहती है नाइस चॉइस, तो मनीषा उसका शुक्रिया अदा करती है और एक तिरछी नज़र विक्रम पर डालकर स्माइल करती है। और साहिल को चले डांस करे कह के साहिल के साथ डांस करने लग जाती है। इधर साहिल बार बार अपनी नज़रें कभी छोटे हुकुम साहब पर तो कभी बड़े हुकुम साहब पर दौड़ाता है। वो अंदर से बहुत डरा हुआ महसूस करता है और स्टेज पर से उतरने की कोशिश करता है। तभी मनीषा उसका हाथ खींचकर वापस से स्टेज पर लाती है। ये सब विक्रम अपने आंसू भरे निगाह से देख रहा था और अब उसे यह सब देखा नहीं गया, तो वह कुर्सी से उठकर अपने लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे की ओर जाने लगा। मनीषा ये सब अपने तिरछी नज़रों से देख रही थी। जैसे ही विक्रम अपने कमरे में एंटर हो जाता है तो मनीषा साहिल का झट से हाथ छोड़कर डांस करना बंद कर देती है और स्टेज से दौड़ते हुए जाकर अपने कमरे में जाकर अपना मुंह तकिया में छुपाकर रोने लग जाती है। उसके पीछे पीछे साहिल भी कमरे में जाता है तो वह देखता है कि मनीषा रो रही है, तो वह सवालिया नज़रों से मनीषा को पूछता है, यदि मनीषा आपको विक्रम से प्यार है तो क्यों खुद को और विक्रम को तड़पा रही हो? तो मनीषा गुस्से से कहती है, हाँ मुझे उनसे प्यार है, ये बात सच है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस राक्षस के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूं। तो साहिल इस पर तपक से कहता है, मनीषा अभी विक्रम बहुत कुछ सुधर चुका है, वो पहले जैसा नहीं रहा। वह कितनी बार तो मुझे तेरे घर का एड्रेस पूछने आया था, पर मेरे ना बताने पर उसने खुद नहीं जीपीएस ट्रैक करके तुम्हारे घर का एड्रेस निकाल कर सिर्फ तुम्हें ले जाने आया है। मनीषा ऐसा मत कर, और आज तुमने विक्रम को कितनी तकलीफ दी है बताए तुम्हें? तो इस पर मनीषा अपने रोते हुए आंखों से कहती है, वाह साहिल वाह, तू दोस्त है मेरा और दोस्ती विक्रम से निभा रहा है। सच कहते हैं लोग सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। तुम्हें आज पहली बार क्या मेरी वजह से विक्रम की आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं पूरे साल पर तड़पती रही, मेरे आंखों से पूरे साल आंसू बहते रहे, उनका क्या? तो साहिल बीच में ही कहता है, वैसी बात नहीं मनीषा, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। इस पर मनीषा कहती है, रहने दे साहिल, मुझे मत बता, और वह कमरे से निकलकर बाहर चली जाती है। जैसलमेर। इधर रंजना को साहिल 2-3 दिन से ना दिखने पर वह बेचैन हो जाती है और वह उपस्थित कर्मचारी से साहिल के बारे में पूछती है, तो उसे पता चलता है कि साहिल का मनीषा के कजन की शादी में गया होना। ऐसे सुनने पर उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल आते हैं और उसके दिमाग में विक्रम मामासा ने जो कहा था कि तुम्हारे लोग इन्हें मोबाइल दिदो है बात करवाते, ये ख्याल आते ही उसका दिल जोरों से धड़कता है और वो बेचैन होने लगती है और अपने मन में सोचते कि विक्रम मामासा की कही हुई बात सच तो ना है ना। इतने में वहाँ का एक कर्मचारी उसे बताने आता है कि रंजना आपसे कोई मिलने आया है। ये सुनकर रंजना एक बार तो शॉक्ड हो जाती है कि मुझे कौन मिलने आ सकता है करके। जब रंजना को कस्टडी से बाहर लाया जाता है उस आदमी से मिलने के लिए, तो वो सामने देखकर डर जाती है। ये कोई नहीं बल्कि उसके अपने बापू सा होते हैं। उन्होंने किसी कपड़े से अपना मुंह ढक रखा होता है। रंजना कांपते हुए कदमों से अपने पापा के पास जाकर कहती है, बापू सा आप तो। रंजना के बाबू सा कहते हैं, क्यों, मुझे नहीं आना चाहिए था क्या? करके जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। रंजना अपने बाबूसा को ऐसे हंसता देखकर डर जाती है और रोते हुए अपने बाबूसा से कहती है, अब क्या चाहिए बाबूसा मुझसे? तो रंजना के बाबूसा कहते हैं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए और अब मैं तुझे कोई काम करवाना भी नहीं चाहता हूँ बेवकूफ़ लड़की। एक काम सौंपा था वो अभी ढंग से नहीं हुआ कर पाई। फिर वह सार्कास्टिक स्माइल करते हुए कहता है, बस मुझे इस बात का दुख है कि उन दोनों ने मिलकर तुझे कस्टडी में भेज दिया, लेकिन मुझे तुझ पर गर्व भी है कि तूने इतना कुछ होने के बावजूद मेरा नाम नहीं बताया और ना लिया। अब मैं देख लूँगा उस विक्रम, मनीषा और साहिल को। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। रंजना अपने बाबूसा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर डर जाती है और रोते हुए कहती है, बाबूसा अभी तक हमने जो कुछ किया है वो सब गलत था, पर अभी आप ये सब काम छोड़ दीजिए। इधर रंजना के बाबूसा अपने आंखों को बड़ी बड़ी करते हुए गुस्से से कहते, ये लड़की ज़्यादा होशियारी मत लगा। उन्होंने मुझे मेरे परिवार से अलग किया है। मैंने जिन चीज़ों की डिमांड की थी वो मुझे उन्होंने नहीं दी और मुझे धक्के मारकर घर से निकाला। अब तू देख मैं उनका जीवन कैसे नर्क बनाता हूँ। ऐसे कहकर रंजना के बाबूसा झट से वहाँ से चले गए। रंजना अपने बाबूसा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर घबरा जाती है और अपने बाबूसा के जाने के बाद जल्दी जल्दी में वहाँ पर उपस्थित कर्मचारी के पास जाती है और कहती है, आप अभी के अभी विक्रम मामासा और साहिल को फ़ोन लगाइए। तो वहाँ के कर्मचारी 10 तरह के सवाल रंजना को करने लगते हैं
पर रंजना हड़बड़ी में कहती है, बहुत अर्जेंट है और मैं सब बातें उन्हें ही बताऊंगी। ऐसे कहने पर वहाँ के कर्मचारी पहले साहिल को फ़ोन लगाते हैं। बार बार घंटी जाने पर भी साहिल के फ़ोन ना उठाने पर वह विक्रम को फ़ोन लगाते हैं, पर वह भी कॉल कर रिस्पांस ना देने पर रंजना उदास हो जाती है और चिंता में डूबकर स्टडी के एक कॉर्नर पर जाकर बैठ जाती है और अपने आंसू बहाते हुए कहती है, फ़ोन उठाओ साहिल, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, फ़ोन उठाओ। मुंबई शहर। इधर विक्रम अपने कमरे में जाकर रोने लग जाता है और अपने आप से कहता है, उसका किदो तो बावड़ी मुँह थाने घनो प्यार करीशू, थाने खबर कोई नहीं, और हाँ मुँह पहले राक्षस हो पर अब नहीं हूँ। मुँह किस तरह बांट पाऊंगा थारे बिन ये जिंदगी करके अपना सर दीवार पर पटकने लगता है। ऐसे करते करते उसकी नज़र एक फलों की टोकरी में रखे चाकू पर जाती है, तो वो उस फलों की टोकरी के पास जाकर वहाँ से चाकू फटाक से उठा लेता है और रोते हुए कहता है, मुँह सबने दुख दीदो, मुँह सबू बुरा बर्ताव कीधो, असी जिंदगी कई काम रे, कोई नहीं मारे मरवा बाद सबने चैन मिली। ये कहकर वह चाकू से अपनी नस काटने लग जाता है। तभी उसके दिल में एक आवाज़ आती है कि रुक जाओ विक्रम, एक बार मनीषा के दिल में क्या है क्या नहीं ये जान तो लो, नहीं तो बाद में पछताना ना हो, करके वो उस चाकू को फेंक देता है। इधर मनीषा दौड़कर घर के पीछे बगीचे में चली जाती है। उसे ऐसा दौड़कर जाता देख मनीषा की माँ उसके पास आती है, तो मनीषा अपनी माँ से कुछ कहने से पहले ही रोती हुई कहती है, माँ प्लीज आप कोई मुझसे सवाल जवाब ना करना प्लीज। तो इस पर मनीषा की माँ कहती है, बेटा मैं तुझे कोई सवाल या जवाब करने नहीं आई हूँ, जबकि मैं तुझे यही कहना चाहती हूँ कि बेटा ये ज़िंदगी भी गजब की है। जैसा हम चाहते हैं वैसा ज़रूरी नहीं होता कि वैसा ही हमारे साथ हो, लेकिन मुसीबत को देखकर भागना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है आज तुम्हें वो मुसीबत लग रही हो और हल होने पर तुम्हें वो चीज़ हीरा लगे, बाकी तुम समझदार हो, करके वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। इधर दूसरे दिन मनीषा की कजन बहन की शादी हो जाती है और फिर उसकी विदाई हो जाती है। फिर बच्चे कुछ मनीषा के दोस्त और विक्रम का परिवार होता है। तब विक्रम जाकर मनीषा के दोस्तों को कहता है, चले ट्रूथ एंड डेयर खेले। इस पर मनीषा के दोस्त भी कहते हैं, अब हम सब साथ हैं तो क्यों ना कुछ इंटरेस्टिंग गेम खेलें, और सभी खुशी खुशी ट्रूथ एंड डेयर खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर मनीषा ये गेम खेलने के लिए मना करती है, तो मनीषा के दोस्त उसे मना लेते हैं। इस गेम में शर्त रखी जाती है कि आमने सामने वाला ही एक दूसरे को ट्रूथ एंड डेयर के लिए पूछ सकेगा। ऐसे ही गेम चालू हो जाता है और टर्न जाकर मनीषा पर रुकता है। तो मनीषा के थेड़ सामने विक्रम बैठा होता है, तो मनीषा को ट्रूथ या डेयर करके पूछता है, तो मनीषा ट्रूथ कहती है। तो विक्रम पूछता है, थारे जीवन री सब बड़ी भूल पर बोल। तो मनीषा इस टॉपिक पर बोलना चालू कर देती है। मनीषा कहती है, मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल मेरी शादी है। यदि उस समय मैं डर के मारे मंडप में जाकर ना बैठी होती तो आज मेरी हालत न होती। पुरुष तो औरतों को अपने पैरों की जूती समझता है और वो सोचता है कि जब चाहे तब हम उसे अपने पैरों तले कुचल सकते हैं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मेरा भी स्वाभिमान है। ये शब्द कहकर मनीषा बैठ जाती है। ये सारे शब्द विक्रम के दिल पर तीर के जैसे चुभते हैं और वापस से वह अपना गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस बार टर्न विक्रम पर आता है, तो मनीषा विक्रम से सवाल करती है, ट्रूथ एंड डेयर। तो विक्रम ट्रूथ बोलता है। तो मनीषा विक्रम को सवाल करती है, किसी चीज़ का पछतावा। तो विक्रम कहता है, पछताव तो मैंने घनी चीज रो है, पर सबू बड़ो पछताव माने मारे जिंदगी एक छोरी रो जवारो है। वो हमारी ज़िंदगी में ही तब मैंने वनडे वैल्यू नहीं ही, पर यदि वो हमारी ज़िंदगी हो गई तब मैंने वनडे कीमत पतो पड़ी, पर वनी ने मालूम पड़ी कीमत कई फायदो। और वो रुंधाई गले से कहता है, शायद ये हमारी वनी आखिरी मुलाकात है, करके वो गेम खेलते खेलते वहाँ से गुस्से से निकल पड़ता है और अपने कार में जाकर बैठता है और तेज़ रफ्तार के साथ गाड़ी चलाता हुआ निकल जाता है। ये देखकर मनीषा को घबराहट होती है और वह विक्रम के पीछे पीछे अपने बाबूजी की रेसर बाइक लेकर निकल जाती है और वह पीछे से रुक जाओ विक्रम विक्रम करके आवाज़ लगाती जाती है। और विक्रम मनीषा की एक नहीं सुनता है और अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ा लेता है। इधर मनीषा रेसर बाइक लेकर विक्रम के पीछे पीछे मुझे माफ़ कर दो विक्रम करके चिल्लाती हुई जाती है। मैं ऐसे ही मजाक कर रही थी विक्रम करके चिल्लाती जाती है, लेकिन विक्रम मनीषा की कोई बात नहीं मानता है। इधर समधी रमधी और हुकुम साहब भी अपने कार से विक्रम का पीछा करते हैं, लेकिन वो विक्रम और मनीषा से बहुत दूरी पर होते हैं। विक्रम भी मनीषा से दूरी पर होता है। मनीषा अपनी बाइक चलाकर विक्रम के पीछे जा ही रहती होती है कि जितने में एक कार आकर रुकती है और वह कार मनीषा के बाइक के आगे आकर रुक जाती है। अचानक मनीषा अपने आगे कार देखकर अपने बाइक के एकदम से ब्रेक लगा लेती है ताकि एक्सीडेंट होने से बच सके। जितने में उस कार में से 3 नकाबपोश आदमी होते तो मनीषा को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने लग जाते हैं। तो मनीषा जोर जोर से विक्रम करके चिल्लाती है और विक्रम मुझे बचाओ बचाओ करके चिल्लाती है।
अचानक से मुझे बचाव करके आवाज़ सुनकर विक्रम अपनी कार के कांच में से पीछे का नज़ारा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो 3 लोग मनीषा को कार में बिठा चुके होते हैं। ये देखकर विक्रम टेंशन के मारे तेज़ चलती गाड़ी को एकदम से टर्न करने लग जाता है तो उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी सीधा जाकर एक पेड़ से टकराती है। उधर समधी, रणधीर और बड़े हुकुम सभी मनीषा को ऐसे 3 नकाबपोशों द्वारा ले जाते हुए देख लेते हैं। और समधी, रणधीर उनके कार से दूरी पर होते हैं और वो नकाबपोशों को गाली देते हुए रुकने का इशारा करते हैं, मगर नकाबपोश उनकी गाड़ी पर बंदूक चला लेते हैं, जिससे उनकी गाड़ी वहीं पर गस खाकर गिर जाती है और वो लोग मनीषा को लेकर पल भर में ही रवाना हो जाते हैं। फिर पीछे से बड़े हुकुम साहब समधी और रणधीर को जैसे तैसे करके उस कार में ऐसे बाहर निकालते हैं तो वो सामने विक्रम की कार पेड़ से टकराए हुए देखते हैं। ये देखकर वो डर जाते हैं और चिंता भरे स्वर में चिल्लाते विक्रम के पास आ जाते हैं तो वह विक्रम को बेहोश पाते हैं। साथ ही विक्रम का सर कार के हैंडल से टकराने से उसके सर में से खून बह रहा होता है। ये देखकर वह उसके सर को खून बहाने से रोकने के लिए फटाफट अपना दुपट्टा बांध देते हैं और विक्रम को कार में से निकालकर बड़े हुकुम साहब की कार से हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाते हैं। इधर रंजना के मन में अभी तक भय पनप रहा था। उसे साहिल और विक्रम की बहुत चिंता हो रही थी। तभी वो एक पुलिसकर्मी को वापिस से साहिल को फ़ोन लगाने के लिए कहती है तो पुलिसकर्मी साहिल को फ़ोन लगाता है। इस बार साहिल को फ़ोन लग जाता है और वो फ़ोन लगाते कॉल रिसीव करते ही मनीषा उसे चिंता भरे स्वर में उसे बाबू साहब ने जो कहा था उसके बारे में कह देती है और साहिल को सचेत रहने के लिए कहती है। इधर साहिल अपने घर पर संगीत के प्रोग्राम के बाद से आया हुआ था। फिर वो बड़े हुकुम साहब का हालचाल जानने के लिए ऐसे ही उनको फ़ोन लगाते हैं तो बड़े हुकुम साहब चिंता भरे स्वर में जो अभी उनके साथ घटना घटी इस घटना का सारा विवरण साहिल को बता देते हैं। तो साहिल उसी वक्त अपनी टीम को अलर्ट करता है। क्या होगा आगे? कौन है वो लोग जिन्होंने मनीषा को किडनैप किया है? क्यों रंजना अपने बाबू साहब को देखकर कांपने लग जाती है? जानने के लिए इस कहानी का पार्ट 18 देख लीजिए। धन्यवाद।